अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से जो बात की जा रही है पाकिस्तान में इजिप्शियन मॉडल के हवाले से कि आईएमएफ में वहाँ पर जो मॉडल जो है वो अपनाया गया था, उसी मॉडल को यहाँ पे उसका रेप्लिका किया जा रहा है पाकिस्तान में। ये मॉडल जो है जो इजिप्ट का था, क्या उसने वहाँ पे सर्व किया जो पाकिस्तान में इसको लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर यहाँ की सूरत हाल जो है वो इजिप्ट से कितनी मुख्तलिफ होगी, और दूसरी बात यह कि इसकी हम कीमत क्या अदा करेंगे, हमारी जो डोमेस्टिक इकॉनमी है इसकी क्या कीमत अदा करेगी। थोड़ा सा ज़रा इसका मैं आपको आज बताते चलूँ कि जो इजिप्ट था वो प्रोग्राम में गया था, आईएमएफ के प्रोग्राम में नवंबर 2016 में, और नवंबर 2016 में हमने देखा कि उसके बाद से मुस्तकिल वहां की जो इंटरेस्ट रेट था, शरासूद थी, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया गया, और साथ ही साथ उनकी करेंसी जो है जो इजिप्शियन पाउंड था उसको डीवैल्यू करने की एक पॉलिसी की, जो एग्जैक्टली इस वक्त पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं। वहां पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो बैरूनी सरमायाकार जो हैं वो इजिप्ट की इकॉनमी में उन्होंने बेतहाशा डॉलर्स जो हैं वो इन्वेस्ट किए तकरीबन एक साल के दौरान। जनवरी 2017 से मार्च 2018 के दरमियान इजिप्ट की जो इकॉनमी है वहां पर 30.7 अरब डॉलर यानी 30 अरब 70 करोड़ डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी आई। और ये बैरूनी सरमायाकारी क्यों आई कि जाहिर है कि जिस मुल्क से उन्होंने कर्जा लिया, लाइक यूएस की अगर बात करें 2-2.25% के ऊपर उन्होंने कर्जा लिया और फिर उसको इन्वेस्ट किया इजिप्ट में, जहां का रेट ऑफ रिटर्न उस वक्त बहुत ज्यादा उसको हाई किया गया, और वो मजमूई तौर पर जो 2016 में 15% था उनका पॉलिसी रेट, उसको बढ़ाकर 19% तक लेकर गए, और उनकी करेंसी जो है उसको भी उसकी जो वैल्यू है वो हाफ जो है वो श्रिंक हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो है वहां पर चेंज होना शुरू हुआ, और जुलाई 2017 में जब इंटरेस्ट रेट वहां पे 19.25% था, उसके बाद से मॉनेटरी ईजिंग होना शुरू हुई और इंटरेस्ट रेट को आहिस्ता आहिस्ता नीचे गए। लेकिन जैसे ही नीचे किया इंटरेस्ट रेट को, एक साल के अंदर हमने देखा कि तमाम का तमाम वो 30 अरब डॉलर जो आया था पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर, वहां पर उनके गवर्नमेंट पेपर्स के अंदर वो वापस चला गया। न सिर्फ वो वापस गया बल्कि उस पोर्टफोलियो से हमने देखा कि -8.7 समथिंग % जो है वो वहां पर डॉलर्स के अंदर वो नेगेटिव में आ गया। उनकी जो ग्रोथ थी या उनका जो पोर्टफोलियो था, जो इन्फ्लोज थे, वो $8.7 नेगेटिव में आ गए। अब जाहिर है कि ये हॉट इकॉनमी जिस तरीके से पाकिस्तान में इसको लाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल रहेगी। इजिप्ट में भी तो हम देख रहे हैं कि वहां पे उनकी जो एक टूरिज्म इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। आज बिजनेस रिकॉर्डर में अली खिजर असलम जो हेड ऑफ रिसर्च हैं बिजनेस रिकॉर्डर की, उन्होंने इसके ऊपर काफी लिखा भी है। हमारे साथ मौजूद भी हैं लाहौर से अली खिजर असलम, और उनके साथ साथ डॉक्टर नादिया फारूक भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। अली खिजर, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। ये जो बात की जा रही है, इतना एविडेंट इस वक्त सूरत हाल देखी कि आईएमएफ प्रोग्राम के बाद जब इजिप्ट में ये पैसा वापस निकला, उसके बाद उनकी मईशत जमूद का शिकार, और एक और प्रोग्राम की तरफ इस मॉडल को पाकिस्तान में लेकर लाने की कोशिश की जा रही है। ये वर्केबल होगा पाकिस्तान के लिए? जी इमरान, पहले वो थोड़ा सा ये है कि ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो इजिप्ट में आई है वो पिछले तकरीबन 2 साल में 6 क्वार्टर के अंदर $30 बिलियन की आई थी, लेकिन वो पिछले 3 क्वार्टर में से उस 30 में से $8 बिलियन गया है, यानी 20-22 अरब डॉलर अभी भी वहां पे खड़ा है। अच्छा, पहली बात ये कि भाई ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक एवेन्यू है, एक रास्ता है जहां से आपको पैसे मिलते हैं, और ये जो होता है यूजुअली ये होता है कि ये कैरी ट्रेड इसको कहते हैं कि आप किसी मुल्क में जहाँ सस्ता पैसा मिलता है, जैसे अमेरिका में 2% पे मिल जाता है, आज तो ट्रम्प ने कहा है कि वहां पे 0 नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हो जाने चाहिए, तो वहां से आप पैसा उठाते हैं, और पाकिस्तान इजिप्ट जैसी मार्केट में, जैसे इजिप्ट में 20% के रिटर्न हो गए थे, हमारे पास 14-15% के रिटर्न है, तो इनकी लोकल मार्केट में लगाते हैं। अच्छा, इसमें करेंसी रिस्क लेते हैं, वो उसकी वजह से इनका रिटर्न ज्यादा होता है, और तो ये इस तरह से वहां देखते हैं जहां देखते हैं कि करेंसी रिस्क थोड़ा हो और रिटर्न अच्छा हो, कि पाकिस्तान में जी करेंसी गिरा दी हुई है ऑलरेडी, तो इजिप्ट में भी करेंसी गिरा दी थी, तब आया था और चलता रहा। अच्छा, ये पैसा जब आपके पास आता है तो एक छोटे पीरियड के लिए स्टेबिलिटी देता है, उसकी बेस पे आपके पास और तरह के फ्लोज आते हैं, एफडीआई आती है आपके यहाँ और तरह से चीजें आती हैं, जिससे फिर ये एक सस्टेनेबल सिलसिला शुरू होता है।
बट ये कोई एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं, ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है जिसमें आपको कुछ पैसे चाहिए। अच्छा, इसका एक और भी फायदा होता है, जैसे अब ये गवर्नमेंट की बॉन्ड में आते हैं तो गवर्नमेंट के बॉन्ड में भी देखें तो पूरा बैंकिंग सेक्टर का पैसा लगा होता है। बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट ही नहीं देता। जब ये आएगा तो गवर्नमेंट के उसमें जो है कंपटीशन आएगा प्राइवेट वो कमर्शियल बैंक्स को, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के अलावा भी कोई आ सकता है गवर्नमेंट के बॉन्ड में, वहां से उनकी स्पेस निकलेगी, उधर से प्राइवेट क्रेडिट बढ़ेगा। तो ये भी एक चीज होती है, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करता है। फिर एक रास्ता निकल आता है कि और तरह की बॉन्ड मार्केट बनती है। एक ये रास्ता पाकिस्तान में कभी था ही नहीं, तो एक लिहाज से ये चीज अच्छी है कि ये आपकी कैपिटल बॉन्ड मार्केट डेवलपमेंट के लिए खुशहाइन चीज है। लेकिन खतरनाक ये बात है कि चूंकि आपने इंटरेस्ट रेट ज्यादा हाई रखे हुए हैं ये पैसा लाने के लिए, तो ये पैसा कितनी देर सस्टेन करेगा और कितना आएगा। इजिप्ट में अगर 30 अरब आया था तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में 3 अरब भी नहीं आएगा। ठीक है, उस 3 अरब जो आप जो पॉसिबिलिटी कह रहे हैं 3 अरब भी नहीं आएगा, या 3 अरब के लिए हम डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है उसको उसके साथ क्या करेंगे? डॉक्टर नादिया फारूक ये बात है। डॉक्टर नादिया, ये इस वक्त जो बात की जा रही है आपकी, आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पैसा आना या आपकी जो डोमेस्टिक डेट मार्केट उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को लेकर आना हायर इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? मैं बिल्कुल खजर से इत्तेफाक करती हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक लिहाज से तो ये बहुत अच्छा है कि कम से कम पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ये भी टूल आजमाने की कोशिश की जा रही है कि इनफ्लोज को अट्रैक्ट किया जाए। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक रूल है, जहाँ पर आपकी जो डिस्काउंट रेट है या इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा, जिस भी मुल्क में जहाँ पर भी होगा, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो इनफ्लोज हैं उधर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि उसके लिए एक इनेबलिंग और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत होती है ताकि उनको सस्टेन किया जा सके। ये तो ऐसे ही है जैसे 2006 का अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डेटा उठा के देखें तो आपको एक बहुत बड़ी पीक नजर आती है 6-7 के इर्द, लेकिन उसके बाद वो एकदम से डाउनवर्ड बहुत तेजी से नीचे की तरफ वो ग्राफ गिरा था। उसकी वजह यह थी कि हम सस्टेन नहीं कर पाए, और सस्टेन क्यों नहीं कर पाए कि हमारे पास उस तरह का इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीली अवेलेबल था नहीं, हमने बनाया नहीं, उस पर काम नहीं किया और हम उसको फर्दर आगे नहीं ले जा सके। उसमें हुआ यह कि फैंसी बैंक हमारे पास बन गए, फैंसी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बन गया, लेकिन हमारे जो रिपेट्रिएशन थी वो बढ़ गई और उससे हमें कुछ नहीं हुआ हासिल। अभी आपने बात की थी इजिप्ट की कि वहाँ पे टूरिज्म जो है वो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि हमने भी सुना था कि हमारे पाकिस्तान में भी टूरिज्म पे काफी काम किया जा रहा है ताकि उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो बढ़े एंड ऑल दैट। तो जब तक हम इस तरह के सॉलिड मेजर्स नहीं लेंगे, और जब भी आप ये बात भी ध्यान में रखिए कि जब तक हमेशा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का रूल आप रिसर्च करके देख लें किसी भी कंट्री की, आपकी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होती है, जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, वो जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपके पास जो इन्फ्लुएंस भी आएंगे वो इसी तरह शॉर्ट टर्म आएंगे, वो देखेंगे और वो बहुत तेजी से जैसे कहते हैं ना कि हाई रिस्क पर आएंगे, जितनी तेजी से आएंगे उतनी तेजी से वो निकल जाएंगे। यही हमें मिसालें देख के पता चलता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये हॉट मनी आएगी जितनी तेजी से उतनी तेजी से निकल जाएगी। लेकिन आपको ये पॉलिसी मेजर करने की भी जरूरत है कि आप ऐसे रिस्क को मिनिमाइज करें ताकि वो सस्टेन करें और दूसरे भी उससे अट्रैक्ट हो, और जो इंटरनल डोमेस्टिक जो हमारे फ्लोर्स हैं वो भी एक्टिवेट हो। और उसका तो ये मुआशी किबला हमारा क्या होगा? पहले तो जरा ये बताइएगा डॉक्टर नादिया कि आप पाकिस्तान जो है, बजाय इसकी हम पहले बात करते थे कि इंडस्ट्रियल स्टेट इसको बनाना है, उसको हम इंडस्ट्री को छोड़ के हम ट्रेडिंग स्टेट में आ गए, और फिर ट्रेडिंग स्टेट से अब हम कहां पर जाएंगे? ये कौन सा मॉडल होगा? क्या ये सस्टेन कर पाएगा? क्या इजिप्ट इसको सस्टेन कर पाया था? देखिए, बात वही है, हिट एंड ट्रायल वाली बात है। हम एक्सपेरिमेंटल फेजेस में से गुजर रहे हैं, हम किसी भी तरफ को नहीं है। हम अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी स्ट्रेंथनिंग वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम इंडस्ट्री की बात करें तो उसको लिंक किया हमने एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, उससे निकल के अभी हम इस तरफ आ रहे हैं बॉन्ड मार्केट और ये जो इनफ्लोज, जो फाइनेंशियल इनफ्लोज की तरफ अब ये वाला एक काम शुरू कर दिया। लेकिन इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारे जो जितने भी मेजर्स हैं, इन सबको अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाने की जरूरत है, और इन सबकी इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह पे कायम है। और जब तक हम इन सारों के ऊपर स्ट्रॉन्ग काम नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं अपना करेंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक तजर्बे को करने से हम जो है वेल ऑफ हो जाएंगे। और हमारी जो है बात क्या होती है कि गेन करना एक वन टाइम चीज है कि आपने एक टारगेट अचीव कर लिया, या हम कहते हैं कि चले हमारा जो करंट अकाउंट का है उसका इशू है, या हमारे पास जो ट्रेड का बैलेंस है वो डिस्टर्ब है, तो हम उसके लिए इन्फ्लुएंस को ले आएंगे। लेकिन बात यह है कि वो आ तो जाएंगे मगर आप उनको सस्टेन करने के लिए क्या करेंगे? सस्टेनेबिलिटी इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन टू हैव शॉर्ट टर्म।
कंट्रीब्यूशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नादिया फारूक इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, अली खिजर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 2018-19 जो कि पीटीआई का पहला माली साल था, उस माली साल के आदाद-ओ-शुमार जो कि आईएमएफ प्रोग्राम के लिए आईएमएफ को पेश किए गए, लेकिन उसके नंबर्स जो आते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये कितनी संगीन सूरत हाल है, एक छोटे से ब्रेक के बाद जायजा लेंगे। वेलकम बैक। अली खिजर असलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त मुजम्मिल असलम ने भी हमें ज्वाइन किया। माहिर माशियात मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस वक्त जिस इजिप्शियन मॉडल की बात की जा रही है, डोमेस्टिक डेट मार्केट जो है उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आने के लिए पॉलिसी रेट शरह सूद जो है उसको काफी बढ़ाया जाए, ये एक सिग्नल है। तो क्या कहेंगे, ये मॉडल पाकिस्तान में वर्केबल होगा, कामयाब होगा? मुजम्मिल जी मेरे से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं मुजम्मिल असलम से जानना चाह रहा था। देखिए, ये जी, एक जी। टेस्ट केस है और हमेशा से ये कि हमारा जो मुल्क में जो है एक टैक्सेशन की वजह से जो है इस इंस्ट्रूमेंट में पैसे नहीं आते थे। तो अब ये हफीज शेख साहब ने इसमें कुछ रास्ता बनाया और उसको टैक्स को जो है रैशनलाइज किया है। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि 2-3 चीजें होती हैं। एक तो जैसे मॉर्गन स्टैनली जो स्टॉक मार्केट में जैसे इंडेक्स होता है, इसी तरीके से जेपी मॉर्गन इंडेक्स होता है फिक्स इनकम के लिए। एक तो ये चीज जरूरी है। और जैसे हमारे मुल्क में जैसे नेशनल क्लियरिंग और ये जो क्लियरिंग एजेंसीज होती है, इस तरह दुनिया में यूरो क्लियर होता है। तो अगर आप यूरो क्लियर के मेंबर हो तो बड़ी आसानी हो जाती है अगर कोई फिक्स इनकम की इंस्ट्रूमेंट आपके मुल्क में लेता है तो उसको जो है क्लियरिंग कराने के लिए। तो ये इन चीजों पे भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक, तो यानी अभी बहुत करीब नहीं है, इसमें वक्त दरकार होगा। और इसकी हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो क्या कीमत अदा करेगी हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो की, मुजम्मिल? देखिए, बात यह है कि हायर इंटरेस्ट रेट वो इन्वेस्ट तो रुपए में करेंगे, तो जिस तरह आपका बैंक ट्रेजरी बिल लेता है, पीआईबी लेता है, वो भी इसी तरीके से लेंगे, बल्कि वो एक्सचेंज रेट रिस्क लेंगे। अब इसके लिए जो उनकी दूसरी डिमांड होगी कि स्टेट बैंक एक्सचेंज रेट का भी हेज करने का कुछ ना कुछ वो जो है प्रोडक्ट दे, ताकि अगर कोई यहाँ पैसे लेकर आ रहा है तो उसको कल को ये ना हो कि वो 13% तो बना रहे हैं पीआईबी में इन्वेस्ट करके या टी-बिल में, और लेकिन 10% डी वैल्यू हो गई तो उसने कुछ नहीं कमाया। तो इसी को कहते हैं कैरी ट्रेड। तो ये इसके लिए भी कुछ ना कुछ स्टेट बैंक को मैकेनिज्म देना पड़ेगा। ठीक है, अली आपकी तरफ आता हूं। अली खिजर, ये बताइएगा कि जो आपके एस्टिमेट्स थे बजट्स के हवाले से, जो प्रोविजनल फिगर्स थे 2018-19 के, जिनके ऊपर पूरा का पूरा आईएमएफ प्रोग्राम टिका हुआ था, स्पेशली प्राइमरी डेफिसिट जो 1.8% हुकूमत क्लेम कर रही थी, वो रियलाइज होता है 3.6%। और अब आईएमएफ की एक टीम भी आने वाली है। ये जो स्लिपेजेस इतने हुए, इनको किस तरह से आप देख रहे हैं? जी इमरान, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। आपकी देखें इकोनॉमी में अगर करंट अकाउंट या एक्सटर्नल अकाउंट की पोजीशन देखें तो वो थोड़ी मुस्तहकम है, थोड़ी जो जिस तरह के आप टारगेट अचीव कर रहे थे वो हो गए हैं। और इसी तरह इन्फ्लेशन को देखें, बवजह के 50% की करेंसी जो है वो गिरी है। इन्फ्लेशन आपकी मैक्सिमम भी 11% के ऊपर गई है और ये आगे जाके सितंबर से नीचे आने शुरू हो जाएगी और ये 10 से 11% पूरे साल की रहेगी। इस सब के बावजूद जो कहते हैं ना एलिफेंट इन द रूम है, जो सर की दर्द है वो फिस्कल है, जो मसले का जड़ है वो फिस्कल है। अब आपका फिस्कल मसला ही ये सारे मसले लेके आया तो वो फिस्कल मसला आपका ठीक नहीं हो रहा। उसमें आपके प्रॉब्लम ये हो गया है कि आपके एफडीआर रेवेन्यूज इतने ज्यादा आपने रख दिए और इकोनॉमी स्लो डाउन कर रहे हैं स्टेबलाइजेशन की वजह से, तो वो मेल नहीं हो रहा। दूसरा, आपने पिछला साल शुरू किया था तकरीबन 4.2% से शायद, और आपने एंड किया है 8.9% पे। तो इतनी बड़ी डेविएशन, और जो रिवाइज बजट है जो आईएमएफ से आप चंद दिन पहले अप्रूवल ले रहे हैं 7.2% की, और उसके चंद दिन बाद ये नंबर रिलीज हो जाते हैं 8.9 के, तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। और अगर अभी आप देखें तो पहले 2 महीने में शब्बर जैदी की बड़ी अच्छी कारकर्दगी है। उन्होंने ये जो थोड़ा डोमेस्टिक सेल के अंदर 30% सेल टैक्स इंप्रूव किया, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपकी जो आपकी इंपोर्ट के ऊपर जो आपके टैक्सेस है उसमें रिडक्शन आई है। लेकिन आप जहां पे टारगेट देखें तो उससे हम बहुत पीछे हैं और अभी एक्सपेंडिचर भी स्लिप होंगे, तो इस साल का फिस्कल डेफिसिट भी हाथ से निकलेगा। अच्छा, अब आईएमएफ की जो टीम आ रही है, एक शेड्यूल विजिट था उनके, इनके एक सीनियर डायरेक्टर जो आपके जो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन के हैं वो आ रहे हैं।
अच्छा, लेकिन उनके साथ एक टेक्निकल टीम भी आ रही है। ये टेक्निकल टीम ने नहीं आना था। अच्छा। अब ये टेक्निकल टीम जो आ रही है वो इसलिए आ रही है कि मिनिस्ट्री कहती है कि भाई हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, बजट के नंबर आउट हो गए, आप जमा तफरीक हमसे नहीं होती, ये काउंटिंग सही करें आके। अच्छा। अब वो करेंगे तो ना महाला आपको नया को टैक्स लाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जीएसटी बढ़ाएंगे, कोई और जाएंगे। दूसरा, मुजम्मिल अभी बता रहे थे कि टैक्सेशन के, आप भी बता रहे थे इश्यूज हैं और थोड़े मुजम्मिल, ये इतना बड़ा जो स्लिपेजेस आए हैं, किस तरीके से ये मैनेज होगा? क्या मिनी बजट आएगा? और अगर कोई मिनी बजट आया तो इकोनॉमी में इतना दमखम है? देखिए, मैं थोड़ा सा ना इसमें डिफरेंट ख्यालात रखता हूँ। जो स्लिपेज की बात है तो वो ये थी कि हम 30 जून तक जो है आईएमएफ को जवाबदेह नहीं थे। तो हमने 30 जून में ये वही एपिसोड दोहराया गया जो 2013 में डार साहब के जमाने में दोहराया गया था। उन्होंने 30 जून पे जो पीपल्स पार्टी का जितना भी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, सर्कुलर डेट, ये वो जो भी इस दफा स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स वगैरह जो अली ने भी अपने आर्टिकल्स में लिखी है, तो वो सारा कुछ इन्होंने ना वो 30 जून में डाल के डेफिसिट को एक दफा साफ किया और इन्होंने जो है ना कहानी को स्क्रैच से कोशिश की है शुरू करने की। दूसरी बात ये भी आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक बोरिंग पे क्योंकि पाबंदी है तो गवर्नमेंट ने 30 जून से पहले जो है स्टेट बैंक से 1.2 ट्रिलियन बोरो कर लिया था। सही, तो ये जो 8.9 नंबर है वो इसमें बहुत कुछ जो है पुराना जो आउटस्टैंडिंग था उसको बुक करके उसको किताब को साफ भी किया गया है। ये हमेशा से होता है जब भी कोई नया सीईओ आता है किसी कंपनी में तो वो पुराने सीईओ के जो भी आउटस्टैंडिंग इशू होते हैं वो डाल देते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस में नजर ना आए। ठीक। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अब वो जो है ना 9% वाली स्टोरी नहीं है और ये 7.1 की जगह 7.4, 7.5 तक तो जरूर जा सकते हैं क्योंकि अगर रेवेन्यू पूरा नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट से कट ले लेंगे ये, तो इनके पास स्पेस बन रही है। और दूसरी बात ये कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है हमारा इस साल काफी रोबस्ट रहेगा। स्टेट बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी, कुछ प्राइवेटाइजेशन भी आ जाएंगी। जीआईडीसी का मसला सेटल करने जा रहे थे लेकिन नहीं हो सका। फिर मोबाइल टेलीकॉम कंपनी के पैसे जो पिछले साल आने थे वो हमने ले लिए, इस साल ले लेंगे। फिर इसके बाद प्रोविंशियल सरप्लस, प्रोविंसेस ने भी सारा अपनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज को साफ किया। इस साल मैं समझता हूँ कि पंजाब वगैरह से ये लेकर आएंगे सरप्लस भी। तो ओवरऑल जो है ये जो हमें जो एक डेफिसिट जो एकदम हटके नजर आया है वो गवर्नमेंट की सारी नॉलेज में है और आईएमएफ को भी जो है अब ये बिठा के बताएंगे कि जी ये स्लिपेज था और बाकी हमने ये चीजें सही करनी है। तो रिलेटिवली इतनी ज्यादा आईएमएफ से हमें कोई वो फरमाइश नहीं आएगी। और दूसरी बात रहा कि मिनी बजट मैं नहीं समझता क्योंकि जैसे हम खुद देख रहे हैं कि प्रोग्रेस कर रहा है टैक्स और जो है डोमेस्टिक टैक्स जो हमें नहीं मिलता था वो बढ़ना शुरू हो गया है। तो अभी हम जो टैक्स लागू किए कोशिश करेंगे कि इसकी ही कंप्लायंस करें ताकि देख लें कि ये आया ये भी पोटेंशियल पे हिट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर ये पोटेंशियल पे हिट कर गई होती तो फिर मिनी बजट की जरूरत पड़ती, वो अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। अच्छा अली खजर, क्या नॉन टैक्स रेवेन्यू साइड जो है वो उसमें इतना पोटेंशियल है, इतना दमखम निकाल पाएगी? जी नहीं, मुजम्मिल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो स्टेट बैंक की लायबिलिटी आपने की है, स्टेट बैंक अगर आपकी करेंसी स्टेबल रहती है और तो ये स्टेट बैंक तकरीबन 400 बिलियन तक प्रॉफिट दे देगा जो इस साल उसने कुछ नहीं दिया। तो वहां से ग्रोथ आई कि कुछ टेल्को के स्टोर्स आए हैं, बट प्राइवेटाइजेशन पे मुझे नहीं लगता बहुत कुछ आएगा। वो पंजाब के 2 प्लांट बिकने वाले हैं, उनमें से कुछ बिके तो सही है लेकिन अभी उधर भी कोई खास प्रोग्रेस अभी नहीं हुई है। दूसरा, टैक्सेशन पे जितना बेहतर हो सकता है उतना हो रहा है। स्लिपेज बिल्कुल मुजम्मिल ठीक कह रहे हैं कि ये 8.9% में ये कुछ चीजें थी कि ये 8.4, 8.5% होना था। बिल्कुल मैंने भी ऐसे ही लिखा था। हाँ, वो जो 1.2 ट्रिलियन का कैश आया ना वो तो डेट की फिगर को चेंज कर रहा था, वो तो हम भी लिख चुके हैं कि वो डेट को वो इन्फ्लेट किया हुआ था इन्होंने। लेकिन असल जो चीज है ना कि भाई आप इस डेवलपमेंट आप अगर काटते रहेंगे ना तो उसका बड़ा प्रॉब्लम है। डेवलपमेंट के काटने से जो है ना ग्रोथ और नीचे आ जाती है। तो आपको डेवलपमेंट भी एक हद तक काट सकते हैं, उससे आगे नहीं। प्रोविंशियल सरप्लस देंगे 7.5% तक आएगा, बट ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा आप आगे जाके इन्हें इंटरेस्ट रेट भी नीचे लाने पड़ेंगे। अभी क्या परसों मॉनेटरी पॉलिसी पे तो नहीं लाएंगे लेकिन नवंबर जनवरी तक इन्हें को 100-150 बेसिस पॉइंट तक मेरे ख्याल में लाने चाहिए। मुजम्मिल, क्या देख रहे हैं कि मार्केट जो रीड कर रही है कल की कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट आपने देखी, आज मार्केट की मूवमेंट देखी और कल जो ट्रिपल ऑक्शन वगैरह था, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में थोड़ी सी मॉनेटरी ईजिंग जो है वो देखी जाएगी? देखिए, सारा डिपेंड करता है आपका ना सबसे पहले तो करंट अकाउंट डेफिसिट पे, ठीक है ना, वो कंट्रोल होना शुरू हो गया है।
और दूसरा इन्फ्लेशन पे। लेकिन जो अच्छी खबर ये कि आज जो हमने रिजर्व देखे 182 मिलियन डॉलर से बढ़े हैं और पिछले महीने में कोई ऐसा कोई डेट फ्लो भी नहीं आया। तो अब स्टेट बैंक जो है रिजर्व बिल्डअप की तरफ आना शुरू हो गया है। लोग जो डॉलराइजेशन कर रहे थे वो भी ऐसा वो हो रही है। एक्सपोर्टर भी जो है जो पहले अपना डॉलर होल्ड करता था उसने भी जो है बेचना शुरू कर दिया है। तो ये साइंस है कि जो है स्टेट बैंक का जो है एनएफए जो है वो अच्छा हो जाएगा और उस एनएफए का अच्छा होने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो मार्केट पे जो डेट का प्रेशर है वो कम होगा। अच्छा, एक वो जो आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 1991 के ऊपर है और कहा जा रहा है कि 10% जो है रुपया आपका अंडर वैल्यू है। आप समझते हैं कि है अभी गुंजाइश रुपए में और इस वक्त जो पेमेंट्स हैं इसी वजह से कोई ऐसा खास प्रेशर भी नहीं आ रहा रुपए के ऊपर? देखिए, स्टेट बैंक के गवर्नर ने पिछले दिनों एक हुई थी उनसे मुलाकात, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा था कि ये 90, 100, 110 ये जो है ना रिलेटिव बेंचमार्क है। ये कुछ किताब में लिखे हुए नहीं है कि 90 होगा तो मुल्क अच्छा चलेगा। देखना ये कि किस रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पे जो है वो जो है ना चीजें अच्छी होती है। तो हमने ये देखा कि 90 पे आके हमारा जो इम्पोर्ट कंप्रेशन हुआ है, एक्सपोर्ट सस्टेन करना शुरू हुई है। तो ये जो है अच्छा इसमें जो है काम किया है। तो होपफुली जो है स्टेट बैंक इसको जो है मेंटेन करेगा और कोशिश यही करेगा। अब आगे इनको जो है सबसे बड़ा टारगेट ये है कि जो स्लो डाउन है इकोनॉमी का उसको जो है किसी तरीके से एक्सपोर्ट से जो है रिकवर करें रादर के कंजम्पशन। ठीक, अली खजर लास्ट कमेंट क्या आप देंगे इस वक्त इंटरेस्ट रेट सिनेरियो क्या आपको लग रहा है? क्योंकि एक बड़ी उम्मीद हो चली थी इस वक्त कि शायद इंटरेस्ट रेट सब कम होने जा रहे हैं सिग्नल मार्केट के। जी, अगर आप मार्केट के अंदर आप देखें तो अभी जो टी बिल का ऑप्शन हुआ है उसमें कोई 30 बेसिस पॉइंट से नीचे जो आपको 1 साल का पेपर गया है, 3 महीने 6 महीने का पेपर उतने पे है और आज सेकेंडरी मार्केट में वो और भी 30 पैसे नीचे हो रहा था। यानी कि इस वक्त आपका 3 महीने के पेपर पे रिटर्न ज्यादा है, साल के पेपर पे रिटर्न कम है और 5 साल 10 साल के पेपर के रिटर्न पे उससे भी कम है। इसका मतलब है कि अगले 3 से 6 महीने शायद इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आए लेकिन उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो मार्केट भी यही देख रही है और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी सेकंड हाफ में नीचे आने चले शुरू हो जाएगी और करंट अकाउंट पे भी जैसे चीजें आपकी ठीक होंगी और फिस्कल के नंबर पे बड़ा डिपेंड करता है। अगेन आपके जो पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर के जो नंबर आएंगे फिस्कल के वो टारगेट से कितने आउट होंगे उस पे इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट बहुत और एक्सचेंज बहुत शुक्रिया अली खजर असलम और मुजम्मिल असलम इस वक्त हमारे साथ शरीक थे। डॉक्टर नादिया फारूक भी प्रोग्राम का हिस्सा रही और कुछ टेक्निकल चीजें आज हमने डिस्कस की। इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो आगे कहाँ लेकर जा रहे हैं, मार्केट इसको किस तरीके से रीड कर रही है, स्पेशली कल और आज की मार्केट जो है वो मार्केट ने इस चीज को काफी पॉजिटिव लिया। इंशाल्लाह कल की मार्केट और कल के तमाम इंडिकेटर्स के साथ कल के प्रोग्राम में हाजिर होंगे। आज इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।